सबसे पहले मैं बहुजन धारा में जन्मे तमाम महापुरुषों को नमन करता हूँ। और आज जो कि संत कबीरदास जी की जयंती भी है, तो संत कबीर कहते हैं, माला पहनी मनमुखी थाते करे न कुछ होए। माला पहने मनमुखी थाते कछे कुछ न होए। माला जपत रहे मन की, माला जपत रहे मन की, यानी कि लोग अपने मन की माला जप रहे हैं। और देख जगियारा सोए, यानी ये जो पूरा एक जगियारा जो समाज है, जो हमारे सामने विशाल भूमिका में खड़ा भी था एक समय तक, वो समाज आज सो रहा है। और हम तमाम संगठन होने के बावजूद, तमाम एकजुटता के साथ, तमाम मिशन मूवमेंट के साथ, फिर भी समाज को एक दिशा और दशा पे खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं महापुरुषों का नमन करते हुए आगे की कड़ी में आज के आयोजन मंडल के लिए मैं बहुत बहुत उन सभी को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने ये आज मीटिंग यहाँ पर आयोजित करी और इतनी विशाल संख्या में लोग आए, तो इनके लिए जो जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत किया जाए। तो साथियों, आपने बहुत सारी बातें सुनी, कई वक्ताओं की कड़ियों में लोगों ने पूना पैक्ट को लेकर, शासक और शोषित वर्ग को लेकर और भारत के संविधान को लेकर, जो कि मूलतः भारत के संविधान एक लोकतांत्रिक अधिकारों पर और एक लोकतांत्रिक जीवन को जीने के लिए हम जीवन में लोकतांत्रिक कैसे बने, अभी तक उस पर कोई खास बात नहीं हो पाई है। वो आने वाले समय में भी होगी भी, उसकी उम्मीद मैं करता हूँ आप सभी से। तो मेरा ये कहना है कि पूना पैक्ट पे तमाम साथियों ने जो बात रखी है, मैं उसकी एक कड़ी में बस छोटी कड़ी जोड़ रहा हूँ, क्योंकि इस तमाम बातें उन्होंने अपनी तरफ से परिपूर्ण कर दी है। पूना पैक्ट जो कि बाबा साहब और गांधी के बीच हुआ, उसका मूल आधार था कि बाबा साहब ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर ली। पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी कि हम पृथक अलग होकर आपसे चुनाव लड़ेंगे, अपने ही लोगों को उतारेंगे और हम आपके हिंदू धर्म के वर्ग के अंतर्गत नहीं आएंगे। हिंदू धर्म के वर्ग यानी कि आज भी आप देखेंगे कि हमें तय करना पड़ता है चुनाव के फॉर्म पे जाकर कि हम हिंदू हैं, हिंदुओं में भी चमार हैं, चमार में भी ये सब कैटेगराइज, वाल्मीकि हैं, SC ST, ये सब हमें उसमें लिखना पड़ता है। मूलतः बात थी कि हम इस प्रथा को जब तोड़ना चाहते थे तो गांधी हमें उसमें फंसाना चाहते थे। और गांधी के पीछे तमाम शक्तियां जो संघीय रूप में काम कर रही थी, तो इसी पे गोलवलकर बच ऑफ थॉट्स में कहते हैं कि गांधी और गोलवलकर एक ही लाइन पे खड़े हैं। वो कहते हैं कि अगर दलितों को अधिकार देती है ये सरकार और उसके बाद आज़ादी देना चाहती है, तो मैं ऐसी आज़ादी को स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे अंग्रेजों का गुलाम बना रहने में ही मेरी भलाई है और मैं स्वीकार करता हूं। ये तमाम हिंदू धर्म के समाज सेवियों ने, कट्टरपंथियों ने और हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों ने अपना रुख अछूतों के प्रति अपनाया कि अछूतों की आज़ादी हमें बर्दाश्त नहीं। और ये जो शासक और शोषित वर्ग है, इसको इसी भाग से समझना हमें जरूरी भी है कि हम समझें कि तथागत बुद्ध और तमाम बहुजन धारा के लोगों ने हमें क्या दिया? हमें दिया तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाई तर्क से तो हम समझ पाएंगे कि हमारी जाति नीची बनाई गई और किसी की ऊंची बनाई गई। तो इसको पेरियार 4 अंकों में, 4 स्तंभों में बताते हैं। पेरियार कहते हैं कि ब्राह्मणवाद का स्ट्रक्चर 4 चीजों पे खड़ा है। पहला ईश्वर, दूसरा धर्म, तीसरा उसका शास्त्र और चौथा पूरे के पूरे ब्राह्मण लोग जो इसको संचालित करने वाली एक कोर कमेटी है। पर हम सब क्या करते हैं कि हम सब लोग बात तो शोषक और शोषित की बात में करें। पहले ये बताइए कि मानव काशीराम जी पैर दिखाकर कहते थे कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य और ये शूद्र है सबसे नीचे, यानी पैरों की जो धूल है वो शूद्र है, जो सेवक है वो शूद्र है। तो सेवकों को किसने कहा कि आज भी आप अपने घर पे होली दिवाली मनाओ? किसने कहा कि मांग में सिंदूर लगाओ, गले में
मंगलसूत्र पहनो और करने जय भीम आओ। ये किसने सिखाया आपको? हम बात तो बाद में करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर की, ऐसा नहीं है वो कि हम उनके लिए बात नहीं कर सकते। पूरा दिन हमारे पास हो तो हम उनकी बातों पे प्रकाश डालें, और अपने उससे नहीं, जो पढ़ा लिखा है उसी तौर पे डालें, उनकी किताबों से ही पढ़ के डालें। तो जब आपके महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने तय किया, जब वो उनका परिनिर्वाण हुआ तो 37,000 किताबें उनके घर से निकली, बरामद हुई, जो सरकार ने अपने पास रख ली, लाइब्रेरी बना के दी लोगों को। और हमारे लोगों के घर में 37 किताबें नहीं मिल सकती हैं, पढ़ने की बात नहीं करते हैं। एक आस्था से निकले दूसरी आस्था में घुस गए, एक मूर्ति से निकले दूसरी मूर्ति में घुस गए। तो हमने अपना उद्धार कम किया? हमने तो नहीं किया। हमने अपने बच्चों को उस सांस्कृतिक मोर्चे के तहत खड़ा नहीं किया कि वो बुद्धिज्म को सही ढंग और रूप से अपना सके, व्यवहारिक आचरण से अपना सके। हमने अपने पास के साथियों को, अपने दोस्तों मित्रों में कोई कल्याण संगत की नीतियों पे बात करी, ज्ञान संगत की नीतियों पे बात करी? हमने करी उससे प्रेम संगत पे बात? हमने नहीं करी। हमारा अपना एक व्यक्तिवाद इस समय के साथ ढलता रहा। शासक वर्ग की नीतियां बिल्कुल साफ थी। जब तक शासक वर्ग ब्राह्मणवादी रूप में था तो वो आपसे सेवादारी पे काम कराता था, आपको बंधुआ मजदूरी के तौर पे काम कराता था, आपको खेतों में बांध के काम कराता था, आपका हक अधिकार नहीं देता था, आपको जमीन का नहीं देता था। क्योंकि ये इसलिए जरूरी है जमीन का सवाल, क्योंकि बाबा साहब राज्य के अधिवेशन के लिए जब कहते हैं कि राज्य में जब भी अधिवेशन हो, राज्य में कोई भी सरकार हो, तो सरकार के पास ही जमीन का सारा मसौदा होना चाहिए। सरकार तय करे कि कौन इस देश में किसान है, कौन इस देश में किसान नहीं है। तो किसान कौन थे? सारे हमारे दलित भाई थे, ओबीसी भाई थे, वही तो लोग खेती करते थे ना। उनका मालिकाना हक मार जाता था शोषक वर्ग, और खेतों में काम करके पूरे दिन मेहनत गुजारी करके अपने परिवार को लगा के अन्न कौन उगाता था? शोषित वर्ग। तो हमने इस सवाल पे कभी बात करी? जमीन के सवाल पे हमने कभी कोई बात खड़ी करी? नहीं कर पाए। और हमारे साथ समस्या ये हो गई कि मान्यवर काशीराम जी कहते थे, राजनीति चले ना चले पर आपकी सामाजिक गति निरंतर चलनी चाहिए। वो भी विचारधारा को पेपर रख के, यानी आपके लिए पहले आपकी विचारधारा है, बाकी बात में है सब। आप मेरी विचारधारा के लोग हैं तो मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपके बीच आया हूँ। मैं लखनऊ से आया हूँ और एक नागरिक दर्पण पत्रिका है, उसके माध्यम से आपके बीच आना हुआ हमारा। मैं अपने निजी परिचय पर भी नहीं जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ क्योंकि कम समय में इन बातों को पूरा किया जाए जल्द से जल्द। तो जब हमारे महापुरुषों ने सब चीजें तय करी, उन्होंने बताया रास्ता आपको। बाबा साहब ने कहा कि जिस मिशन मूवमेंट को मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ बड़ी मुद्दतों से, और कुछ भी ना कर सको तो कम से कम पीछे मत लेके जाना। बहुत बढ़िया। पर हमने क्या किया? हमने करा, आस्था में करा जय भीम। जय भीम खाली आस्था का केंद्र नहीं था। बाबा साहब जब चलते थे तो ब्राह्मणवादियों की पैंट गीली हो जाती थी। लोग सोचते थे कि आज अम्बेडकर क्या स्टैंड ले लेगा, आज डॉक्टर अम्बेडकर पता नहीं कौन सा पत्र लिख के, कौन सा भाषण देके आज हमारे खिलाफ बगावत खड़ी करवा देगा। ये थे बाबा साहब, ये थे जय भीम की ताकत। पर हमने कितना समझा कि हमने फूल माला चढ़ाया और जय भीम, हमारा जय भीम हो गया। घर में हमने महिलाओं को कैद रखा और हमने कहा जय भीम। बाबा साहब ने कहा ना कि अगर आपको इस लोकतंत्र में, एक कामयाब लोकतंत्र के तहत इस देश को देखना है तो वो महिलाओं की बराबर हिस्सेदारी और भागीदारी से तय होगा। तो हमने कितनी महिलाओं को अपने घर से लाने का यहाँ काम किया, इस कार्यक्रम में लाने का काम किया? हमने तो नहीं किया। छोटे बच्चों के भविष्य के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, आप सब देखेंगे कि सारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। ये शोषक और शोषित वर्ग पे ही मैं उसके साल पे बात कर रहा हूँ। सारी संपत्तियां किसको बेची जा रही है? शोषक वर्ग को।
और उनमें नौकरी करेगा कौन? शोषित वर्ग। पूंजीवाद के घेरे में, जिसको बाबा साहब हमेशा कहते रहे कि मेरे दो बड़े दुश्मन, एक ब्राह्मणवाद तो दूसरा पूंजीवाद। तो हमने ब्राह्मणवाद को तो कोसा के पूंजीवाद पे हमने कभी बात करी हमने। और पहले के लोग बड़े निडर लोग थे। मैं तो देखता हूं कि पहले के लोगों को, अगर बाबा साहब कहते हैं कि मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा आदमी चाहिए कि जैसे मैं अपनी टेबल पे मेरे बैल रखी है, उस बैल को नॉक करूं और एकदम आदमी अंदर आए, पूछे साहब बताइए क्या करना है। पर हमारे पास तो ये जो कुतर्की चीज़ें शुरू हुई, वो कहाँ शुरू हुई कि हमें एक प्रोग्राम करना है। रात भी बैठे थे यहाँ पे, तो प्रोग्राम करना है, तो प्रोग्राम में तय हुआ कितने लोग आएंगे कितने नहीं आएंगे। अरे जितने आएंगे हम करेंगे ना, हमारे पास 10 ही आएंगे, 4 ही आएंगे। 4 में ही वो ताकत होगी कि हम और लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन 4 फोर्सों को खड़ा कर देंगे। इस पे केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता है, वामपंथी थे, तो वो कहते हैं कि मैंने जब जब उसको देखा लोहा देखा, मैंने जब जब उसको देखा लोहा देखा, लोहे जैसा गलते देखा, लोहे जैसा ढलते देखा। मैंने जब जब उसको देखा तो मैंने बुलेट की तरह उसको चलते देखा। तो हम ऐसे लोगों को बनाने में क्यों कामयाब नहीं हो पाए कि हम गला के तपा के समाज के लिए ऐसे लोगों को, ऐसे बुलेट को तैयार कर पाए। क्योंकि मानवर काशीराम जी कहते हैं कि बैलेट से तो हमें चुनाव जीत जाएंगे, पर सत्ता चलाने के लिए बुलेट की आवश्यकता होगी, तो बताइए कैसे किया जाए। ये तो मानवर काशीराम जी कहते हैं। और इसी पे कोई बाबा साहब अम्बेडकर ने और तथागत बुद्ध ने एक कारण हत्या, एक कारण हिंसा पे मना किया है। ये भी हमें याद रखना चाहिए। मैं क्यों इस पर प्रकाश डाल रहा हूँ? क्योंकि हमने तथागत बुद्ध को बहुत ही सरल तरह से पेश कर दिया लोगों के बीच। बौद्ध दर्शन में राहुल संकेतान लिखते हैं, जो कि सारा बौद्ध दर्शन तिब्बत से निकाल के लेकर आए और पूरी एक ग्रंथावली बनाई। तो उसमें लिखते हैं कि वैशाली के सेनाध्यक्ष एक बार तथागत बुद्ध के पास आए और उन्होंने कहा, तथागत बुद्ध आप तो सबको शांति का पाठ पढ़ाते हैं, अहिंसा के लिए मना करते हैं, तो कल को, क्योंकि छोटे किले उस समय तक छोटे छोटे किले हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कल को हमारे वैशाली पे किसी ने हमला कर दिया अपने राज्य ने, तो हम क्या करें? आप ही बताइए क्या करें। अगर अभी हमारी किसी माता बहन को कोई छेड़ दे, कोई इज्जत लूट ले, कोई हमारे भाई का शोषण कर दे, मजदूरी ना दे, तो हम क्या करें? उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहे, अहिंसा परमो धर्मो? ये तो नहीं करना है ना भाई। बाबा साहब ने कहा जो सत्य को सत्य कहना सीखो और हक अधिकार को बराबर लेना सीखो। तो अब वैशाली के जो सेनाध्यक्ष से तथागत बुद्ध ने कहा कि आपने मुझे गलत समझा। मेरा उपदेश ये कहता है कि मानव कल्याण तो प्राथमिकता है ही, पर मानव कल्याण को बचाने के लिए अगर ये हमें स्टेप लेना पड़ा, ये कदम उठाना पड़ा, तो इसमें भी निसंदेह हम पीछे नहीं हटेंगे। पता लगा पूरा वैशाली मरवा दिया जाएगा ऐसे। तो यही हो रहा है ना हमारे समाज के साथ। अभी तक हम लड़ नहीं पा रहे हैं, कायल हो गए हैं। अवतार सिंह पाश कहते हैं पुलिस की लाठी तेज नहीं होती है, पुलिस की लाठी में मार तेज नहीं होती है। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, जिन सपनों को हम आज भूल के बैठे हैं। हम भूल गए कि बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को हमें आगे बढ़ाना भी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि धर्म सिखाता है कि आस्था आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। इसी को भगत सिंह कहते हैं कि जब हम मूर्ति पे और फोटो मालाओं पे विश्वास करने लगते हैं तो हम अपने आदमी को अपने से ऊपर बढ़ा देते हैं। हम उसको अपनी धारा का साथी नहीं बनाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि बहुजन समाज में तमाम धारा के लोग आए, उसमें तथागत बुद्ध आए, फूले आए, पेरियार आए, महापुरुषों में हमारे कबीर आए, रैदास आए, तो वो सब एक धारा के लोग थे कि एक धारा को लेकर चलते रहे कि उन्होंने मानव कल्याण के लिए काम किया। पर हमने क्या किया? हमने उस धारा को अपने से ऊपर कर दिया। हमने बाबा साहब अम्बेडकर को जो कहते रहे, अपने पहले सिद्धांत में कहा शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो।
पर हमने किया। हमने शिक्षा इतनी ली कि कहीं प्रोग्राम में जाके जय भीम वय भीम करके फूल माला चढ़ा के 2-4 फोटो खिंचवा के फेसबुक पे डाल दिए जाएं। कहीं थाने चौकी पे कहीं पर हमारे भाई के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा हो तो थाने चौकी का घेराव नहीं करने जाएंगे। अगर हक अधिकारों को छीनने जा रहा होगा तो केवल एकमात्र आंदोलन जो SC/ST का दिखाई दिया वो बिना बुलाई बैठक थी। अगर बुलाई होती तो नहीं आती। वो तो अचानक से ही लोगों ने समूह को एक वर्गीय चेतना में ढाला गया और लोगों से कहा कि आज आपके अधिकार खत्म हो जाएंगे, नहीं तो आ जाइए सब। तो जनता से पूछा किसी ने? नहीं पूछा। जनता ने अपनी लाइन दे दी कि हम इस देश को बंद करके दिखाएंगे और दिखा भी दिया। और वही कानून जो कानून किसान आंदोलन को 1 साल लगा, वही कानून 1 दिन में ही हमने वापस करा के इस देश में अपना परचम लहराया और बुलंदियों के साथ अपनी आवाज को उठाया। तो ये शोषक और शोषित वर्ग की लड़ाई है। इसको ऐसे समझिए कि अगर शोषक वर्ग ने कह दिया कि हम आपके कानूनों को SC/ST में फेरबदल कर रहे हैं, तो शोषित जनता इकट्ठी हुई और तोड़ दिया उसका पूरा का पूरा मंच और कहा कि हम आज भी जिंदा हैं, हम आज भी लड़ेंगे, क्योंकि लड़ने की जरूरत है इस मौसम को, इस खलियाने को, इस लोग को, इस जनता को। तो लोग लड़े और हमारी कोशिश भी ये रही कि पूना पैक्ट की लड़ाई आप जितने वक्तागणों ने यहाँ बताई वो आम लड़ाई नहीं थी। सत्ता का घेराव अलग, अंग्रेजों का दबाव अलग, उसके बाद भी बाबा साहब एकमात्र आदमी जो लड़ रहा था, डरे नहीं। और जो निडर होते हैं वही समाज को दिशा भी दे पाते हैं और वही उसकी दशा को सुधार भी पाते हैं। अभी तक हम लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर, क्योंकि भारत का संविधान केवल इतना नहीं कहता है कि वोट दो, भारत का संविधान कहता है इस देश में बहुजनों पे जब जब अत्याचार हो तो उस पर आपको साथ खड़े रहना है, उसकी लड़ाई को आपको लड़ना है। जब इस देश में सारी सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है तो आरक्षण कहाँ बचेगा? ये आरक्षण के चिल्लाने वाले लोग कुछ दिनों बाद तो गायब हो जाएंगे, क्योंकि इनको तो एक समय सीमा तक चीजें मिल चुकी हैं, स्थापित हो चुके हैं। और गांव की समस्या आज भी जस की तस है। वहाँ आज भी जाति के नाम पे शोषण होता है, आज भी गांव के लोग दूसरे के खेतों में जाके काम करते हैं और उनको पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती है, पर्याप्त खाना नहीं खा पाते हैं, मट्टी के घरों में रहते हैं। ये स्थितियाँ आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम शहर में देर रह रहे हैं तो हमें लगेगा दलित समाज का बहुत उद्धार हो गया, बल्कि शहर की जिम्मेदारी है, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि गांव को तोड़ो शहर बसाओ। गांव को इसलिए तोड़ो कि ताकि जातिवाद की जड़ें ही गांव में हैं। भाई गांव से ही तो पता करते हैं ना कि चमार मोहल्ला वो है, सही बात। ऐसे ही तो पता करते हैं गांव में। और जो शहर में बसे हैं, जो शहर में रहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस काम को बढ़ाने के लिए गांव के लोगों के साथ साझेदारी करें, बातचीत करें और लोगों के बीच बने रहिए, निडरता के साथ बने रहिए। ये नहीं कि करने जय भीम आए और उसके बाद 1 हफ्ते तक मीटिंग में ही ना आए, 1 हफ्ते तक बुलावे पे बुलाते रहे, फोन करते रहे, फोन ही ना उठाएं। ये शोषक और शोषित वर्ग की लड़ाई इतनी आसान लड़ाई नहीं है इस इतिहास में। क्योंकि मुझे नरेंद्र जी ने विशेष तौर पे कहा था कि एक महान क्रांतिकारी क्यूबा के रहे हैं चे गुवेरा, मूल रूप से वो वामपंथी थे। तो दरअसल हमारे पास एक सवाल होना चाहिए, क्योंकि सवाल नहीं है कि आज हम इस समाज के लिए लड़े क्यों। पेट तो भर गया है, पेट भरा है ना। बाबा साहब कहते हैं कि पेट भरे, पेट की रोटी कम हो पर दिमाग की भूख कभी कम नहीं होनी चाहिए। पेट की रोटी तो हमारे पास शहर में सबके पास आ गई, पर दिमाग की भूख उतनी ही कम हुई। तो चे गुवेरा का जो मानवता के प्रति प्रेम है और हमारे तमाम बहुजन साथियों का, बहुजन क्रांतिकारी जिन लोगों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, हमें इस गर्द से बाहर निकाल के आज हमें एक सम्मानित पद पे लोगों को बैठाया, आपस में बैठना सिखाया, शोषण मुक्त हमारे समाज को करने की कोशिश करी। उसी कड़ी में चे गुवेरा क्यूबा के, क्योंकि अमेरिका के नीचे एक छोटा सा देश है
उस देश की खासियत समझिए, शोषक और शोषित वर्ग से। चे गुवेरा मूलतः पूरे के पूरे शोषित वर्ग के साथ थे, क्योंकि वहां पे काले गोरे का मतभेद था, तो काले लोगों को अछूत मान के दूर रखते थे उनको बिल्कुल। तो चे गुवेरा वैसे तो भाई वो तो अंग्रेज गोरे थे, पर फिर भी उन्होंने इंसाफ के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ने का जिम्मा लिया कि मैं शोषित वर्ग के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ूंगा। और उन्होंने प्रेम देखिए लोगों का, बहुजन समाज में जिन लोगों का प्रेम है, तो प्रेम के मार्ग स्रोत कैसे है कि एक टापू बसाया गया था। जी जब यात्रा के दरमियान डॉक्टर थे तो कई जगह वो घूम रहे थे, लोगों के बीच जाने का काम कर रहे थे। मोटरसाइकिल डायरीज के नाम से एक किताब भी है उनकी, और एक मूवी भी है, वो इंग्लिश में है, मोटरसाइकिल डायरीज के नाम से आ जाएगी। तो उस टापू पे जो अछूत लोग हुआ करते थे, जैसे हमारे देश में, उन लोगों को एक बीमारी फोड़ टाइप का हो गया था कि उनको जगह जगह फोड़े आना, जो उनको छुए उनको भी हो जाना। तो हमारे यहाँ पे तो आम आदमियों ने कोरोना में देखा कि आधे लोगों ने तो अपने भाइयों का साथ छोड़ दिया कि हमें कोविड ना हो जाए, ये प्रेम खत्म कर दिया। ठीक, पर चे गुवेरा ने इस बात की परवाह करे बगैर उन लोगों के बीच गए क्योंकि प्रेम था। माता सावित्रीबाई फूले भी एक प्लेग जो महाराष्ट्र में आया, उसी की लड़ाई लड़ते लड़ते उसी प्रेम के तहत उस बीमारी का शिकार हुई और अंततः उनकी भी डेथ हो गई, उसी बीमारी से हुई। ये सारी चीजें प्रेम से संचालित है, यानी हमें तय करना पड़ेगा कि हम प्रेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रेम है तो है, अब चाहे खराब है चाहे कबाड़ा है, जैसा भी है, यही मेरा वर्ग है, यही मेरी लड़ाई है, और इसी के साथ खड़े होकर मुझे ये लड़ाई आगे बढ़ानी है। तो चे गुवेरा बिना किसी संकोच के उन लोगों के बीच गए, उन लोगों की मदद करी, क्योंकि डॉक्टर थे, सभी लोगों का इलाज किया। सभी लोगों के इलाज के बाद उस टापू पे एक अजीब सी खुशी पैदा हुई, और उस वर्ग संघर्ष की लड़ाई को चे ने वहीं से देखा। और तब फिडेल कास्ट्रो, एक कम्युनिस्ट पार्टी क्यूबा के नाम से चल रही थी, तो उस पार्टी में जाके उन्होंने गुरिल्ला छापेमारी के तहत, क्योंकि आम लड़ाई नहीं थी अमेरिका के सैनिकों से लड़ने की, वहां भी लोकतंत्र है, वहां भी लोकतंत्र है, पर वो लोकतंत्र ऐसे ही लोकतंत्र जैसा आज हमारे देश में है। कहने को दलितों का है, पर शोषण करने के लिए आज उसी के संविधान का इस्तेमाल संघी कर रहे हैं। भाई आप ही के संसद में सेंगोल लगा देना, चोल वंश की स्थापना, जो कि चोल वंश का एक प्रतीक है, उसको लगा देना क्या इशारा है कि ब्राह्मण चाहे राजा की हत्या क्यों ना कर दे। तमिलनाडु में जब ये चोल वंश की स्थापना हुई इस राज्य की, तो चाहे ब्राह्मण राजा की हत्या क्यों ना कर दे, उसकी हत्या, उसको कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा, मृत्यु दंड नहीं होगा। ये तो राजा के ऊपर है, और दलितों में तो किसी की भी हत्या कर दो, किसी को भी लूट लो। तो इस संविधान को जिस तरह का संघी रूप देकर हमारे सामने खड़ा किया गया, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में भी कहते हैं कि मैंने जो संविधान बनाया है, ये संविधान अंततः अगर गलत लोगों के हाथों में चला गया तो इसका काम गलत ही नीतियों के तहत शुरू हो जाएगा। संविधान जस्ट ए बुक, यही तो है, इसको हमें दिमाग से बहुत निकाल देना चाहिए चीजों को। भाई आज हम प्रधानमंत्री मोदी को क्यों प्रधानमंत्री अपना मानते हैं? पता है ना कि शोषण करता है। हमारे भाइयों के उन्नाव के अंदर महिला का रेप हो जाता है और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है। पहलवानों की जो बच्चियां इस देश को गोल्ड मेडल ला के देती हैं, उन्हीं लड़कियों के साथ शोषण कर दिया जाता है और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। भाई किसान आंदोलन के लिए किसान अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी के रेटों को लेकर सड़कों पे आता है, 700 किसान मर जाते हैं, उसके कानों पे कोई जू नहीं रेंगती। ये सब हमारे सामने हुआ ना। तो चे गुवेरा ने क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो का साथ पकड़ा और लड़ाई, समझिए मूलतः लड़ाई है कि आपको लड़ना है तो लड़ना है,
और नहीं लड़ना तो आप बीच के मध्य मार्ग में कहीं रहिए, घूमिए अपने आराम से, लोगों के बीच चर्चाएं करिए, पर जिसको लड़ाई लड़नी है उसको अपना पक्ष तय करना पड़ेगा, क्योंकि अवतार सिंह पाश एक और कविता में कहते हैं कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता।